बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डॉक्टर्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मैक्रोसिटिक अनीमिया। इससे पहले हमने पढ़ा माइक्रोसिटिक अनीमिया, जिसमें एमसीवी की वैल्यू लेस देन 80 है। उसमें आप लोगों को टेल बताया था, TAIL, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। उसके अंदर आप लोगों को आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के लेड पॉइजनिंग है, ठीक है जी। और इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सो TAIL, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी, एल फॉर लेड पॉइजनिंग, जिससे फिर बाद में सिड्रोप्लास्टिक अनीमिया भी होता है। दोस्त आल आर माइक्रोसिटिक। अभी हम आते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया। इसमें एमसीवी की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 100 फेम्टो लेटर। देखिए, जो मैक्रोसिटिक अनीमिया है दे आर यूजुअली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इट इज ड्यू टू impaired DNA synthesis, like maturation of nucleus of precursor cell and bone marrow, delayed relative to maturation of cytoplasm. Very important। एक्चुअली जो मैक्रोसिटिक अनीमिया है उसमें आरबीसी के अंदर जो इमेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस की जो मेच्योरेशन है दैट इज मच मच डिले रिलेटिवली टू द मेच्योरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस वजह से द सेल रिमेन बिग इन साइज एंड दैट कैन नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि जो मेच्योर आरबीसी है दे आर ए न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस इमेच्योर आरबीसी में होता है बट विद द टाइम दैट इज डिसअपियर। बट अगर आरबीसी के अंदर स्टिल न्यूक्लियस है तो वो फिर आगे जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी। वो कौन कौन सी फैक्टर है, काजेस है जो डीएनए सिंथेसिस को इम्पेयर कर सकते हैं? विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, एंड सब मेडिकेशन, हाइड्रोक्सी यूरिया, फेनिटोइन यूज फॉर एंटी एपिलेप्टिक पर्पस, methotrexate used for ectopic pregnancy and anti-cancer, and sulfa drugs. So some drugs are some vitamin deficiency, they can cause impaired DNA synthesis. इसमें आरबीसी बिकम मैक्रोसाइट, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, एंड देयर इज ग्लोसाइट, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। इसमें अगर आप लोग देखें न्यूट्रोफिल की तरफ, देखें ये न्यूट्रोफिल है। और हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो सेगमेंट्स है, जो मल्टीपल सेगमेंट्स है, लोब्स है, वो लेस देन 5 होने चाहिए, लेकिन इसमें 5 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल इन एमसीवी मोर देन 100 कैरेक्टराइज्ड बाय मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब आते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की जो काजेज है उनको डिटेल से। द लीडिंग काज विच इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम एंड यू मस्ट नो अबाउट इट, दैट इज टू फोलेट डेफिशिएंसी एंड B12 डेफिशिएंसी। कब आते हैं फोलेट डेफिशिएंसी? अब फोलेट डेफिशिएंसी क्यों होती है? माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज, माल एब्जॉर्प्शन, एंड सम ड्रग्स लाइक methotrexate, trimethoprim, and phenytoin, दे ऑल कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये एग्जाम के अंदर आता है। ये कहाँ पे काम करता है? ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को ये ब्लॉक करता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, इनहिबिटर। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो हम डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फोलेट डेफिशिएंसी आती है। फिर इसके बाद इंक्रीज रिक्वायरमेंट, मतलब फोलिक एसिड की अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी ना करें, स्पेशली इन हीमोलाइटिक अनीमिया एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल में तो होता यह है कि माँ को भी फोलिक एसिड चाहिए होती है और फिर फीटस को भी चाहिए होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिनोमेना वेयर बॉडी प्रेजेंट विद इन द बॉडी। क्योंकि माँ की पेट में यूट्रस के अंदर अब बच्चा है तो हम कहते हैं कि बॉडी विद इन द बॉडी। तो फिर नॉर्मल जो फोलिक एसिड की डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एग्जाम के अंदर कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में अगर किस विटामिन की मतलब डेफिशिएंसी चांसेस ज़्यादा होती है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, दैट विल बी फोलिक एसिड। ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें डिमांड को पूरी करनी, क्योंकि फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है, उससे जनाब फिर बाद में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और फोलिक एसिड जो होता है वो आप लोगों ने डेली बेस पे जनाब उसकी रिक्वायरमेंट याद रखनी है। फिर इसमें अगर फोलिक एसिड कम है तो होमोसिस्टीन ज़्यादा होगी, वो हम बायोकेम में पढ़ेंगे। नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मीथाइल
मेलोनिक एसिड, इसको गौर से सुने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एवरी मस्ट नो। दैट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, दैट इज कॉल्ड MMA, मिथाइल मेलोनिक एसिड। इट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सीनाइल को ए। ये किस में कन्वर्ट होता है? सक्सीनाइल को ए, विच इज ई 4 कार्बन कंपाउंड। ये जो सक्सीनाइल को ए है, ये लीस्ट टॉक्सिक है और ये क्रेब साइकिल में हिस्सा लेता है एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। लेकिन जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है, दैट इज वेरी वेरी मोर टॉक्सिक। ये क्या होता है? मोर टॉक्सिक। और ये आती कहाँ से है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। अब सवाल ये है कि व्हेन प्रोटीन इज मेटाबोलाइज, इट रिलीजेस methyl malonic acid, that is very toxic। तो बॉडी क्या करती है? इट कन्वर्ट और मोर टॉक्सिक टूवर्ड, आंसर इज एक्सॉन। जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट एक्सॉन के ऊपर, उसको जनाब ये टॉक्सिसिटी कराती है, डी माइलिनेशन करा सकती है। सो माइलिन शीट जो होता है, माइलिन शीट, उस पे जो एक्सॉन है ये इसको डैमेज करता है। इसीलिए बॉडी जो MMA है, इसको कंटिन्यूसली कन्वर्ट करती है किस चीज़ में? सक्सीनाइल को ए। और इसकी कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B12। देखिए फोलेट और इसमें की डिफरेंस ये है, ये भी DNA मेच्योर करने में हेल्प करता है, ये भी करता है, लेकिन इसका मेन वजह जो है, इसकी डेफिशिएंसी में मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होता है, और अगर ये डेफिशिएंट है तो फिर ये कन्वर्जन नहीं होगी, तो MMA विल बी हाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। होमोसिस्टीन इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा। लेकिन ये जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है, ये जब बढ़ता है, इट विल डैमेज माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन, कैन काज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो ऐसा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जिसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल हो एंड देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, दैट इज फोलेट डेफिशिएंसी। लेकिन ऐसा अनीमिया जिसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ जाए ड्यू टू, लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, दैट इज B12 डेफिशिएंसी। B12 या कोबालामिन डेफिशिएंसी क्यों होती है? परनीशियस अनीमिया, इसमें आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था GIT में, जब हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डैमेज होती है, मेल एब्जॉर्प्शन, क्रोन डिजीज, पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, गैस्ट्रेक्टोमी, इनसफिशिएंट एक्टाइलाइक वेजिनिज्म। व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जब भी आ जाए मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में, थिंक अबाउट B12 डेफिशिएंसी। व्हाई? द रीजन इज कि ये जो विटामिन B12 है, देयर इज नो नो प्लांट सोर्स। इसका मतलब यह है कि विटामिन B12 वेजिटेबल्स के अंदर या प्लांट सोर्स में नहीं पाया जाता। तो जो लोग वेजिटेरियन है, सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हैं, तो मतलब उन लोगों में B12 डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जो लोग मीट खाते हैं, उनमें B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। अब आते हैं जिस डाईपाइलोबोथ्रम लाटम, इसको स्टेक करें। जिस तरह आयरन डेफिशिएंसी में एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले है, यहाँ पे डाईपाइलोबोथ्रम लेटम, इट इज अ फिश टैपवर्म व्हिच आल्सो कॉज B12 डेफिशिएंसी। अब अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, देयर विल बी इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड and that can cause neurological symptoms like reversible dementia, memory loss, subacute combined degeneration due to involvement of B12 and fatty acid pathway and myelin synthesis, spinocerebellar tract or lateral corticospinal and dorsal column tract dysfunction. Folate supplementation and B12 deficiency can correct anemia but worsen neurological symptom. Very very important. इसलिए कहते हैं जब मिगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये B12 की वजह से है या फोलेट की वजह से है। ये कहते हैं कि अगर किसी को B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो, देयर इज अनीमिया बट इफ यू गो फोलेट, द अनीमिक सिम्टम विल रिवर्स बट इट विल वर्सन द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेलिंग टेस्ट। ये भी FCPS वालों को बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, शेलिंग टेस्ट इज डन फॉर, आंसर इज B12 डेफिशिएंसी। ये टेस्ट क्या करती है? दिस टेस्ट इज डिटरमाइंड इफ द काज इज डाइटरी इनसफिशिएंसी और मेल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब इस टेस्ट से ये पता चलता है कि जो B12 की डेफिशिएंसी है, आया वो डाइट से है, बाहर से नहीं आ रही तो तब B12 का, या बाहर से आ रही है लेकिन इंटेस्टाइन प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं करती। तो अ टेस्ट विच डिफरेंशिएट dietary deficiency from malabsorption, that is called vitamin B12 deficiency. Anemia secondary to intake may take several years to develop
ड्यू टू लीवर एबिलिटी टू स्टोर B12 वर्सेस फोलिक एसिड विच टेक 2 months। क्योंकि जो B12 की डेफिशिएंसी है इट केम लेट, इसकी जो अपेयरेंस है उसमें टाइम लगता है। और इसकी मेन वजह ये होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो B12 डेफिशिएंसी है इट टेक ईयर्स टू कम। द मोस्ट कॉमन रीजन इज लीवर हैज द एबिलिटी टू स्टोर B12 फॉर लॉन्गर टाइम, और जो B9 है वो स्मॉलर टाइम के लिए वो स्टोर करता है। इसलिए आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि B12 की जो डाइटरी इंटेक है उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल क्या होती है, वो कम होती है। और B9 की डेफिशिएंसी चांसेस वो ज़्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम B9 B12 को लेबॉर्ट्री के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम मीथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो चेक करेंगे। अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल है तो फिर B9 है। बट अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड फॉर एग्जांपल इंक्रीज है, दैट इज B12। अगर क्लिनिकली जाए, फॉर एग्जांपल क्लिनिकली अगर हम देखें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, दैट इज कॉल्ड B9। और अगर विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाए, दैट इज कॉल्ड B12 डेफिशिएंसी। ठीक है जी। So these are most important one you people must know for the exam। अब इसके साथ एक और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, दैट इज कॉल्ड ओरोटिक एसिडूरिया। उसका नाम क्या है? ओरोटिक एसिडूरिया। ओरोटिक एसिडूरिया का मतलब ये तो है हम प्योरली बायोकेम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज द इनएबिलिटी टू कन्वर्ट ओरोटिक एसिड टू यूएमपी। ये हम जब pyrimidine सिंथेसिस पढ़ेंगे पाथवे, एक प्यूरिन है एक pyrimidine है, तो एक pyrimidine सिंथेसिस में जब हम पढ़ेंगे कि जो ओरोटिक एसिड है इसको हम कन्वर्ट करते हैं यूएमपी में बाय द हेल्प ऑफ यूएमपी सिंथेस। आप लोग को इस टॉपिक से इतना आज के दिन पता होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज डिफेक्टिव इन ओरोटिक एसिडूरिया, दैट इज कॉल्ड यूएमपी सिंथेस। इसमें क्या होता है, जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है द प्रॉब्लम इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो जेनेटिक नेचर ऑफ ओरोटिक एसिडूरिया दैट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव। एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अगर ओरोटिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि जब ओरोटिक एसिड यूएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा इट विल एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी विद व्हाट आंसर इज यूरिन। ये यूरिन के अंदर जाएगा, और जब ये यूरिन में निकलेगा तो मतलब फिर बच्चे पे जो सिम्टम्स आते हैं दे आर द फॉलोइंग। नंबर 1, फेलियर टू थ्राइव। अब इस फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, फेलियर टू थ्राइव इज अ कंडीशन in which the baby cannot gain weight according to the age। very very important, cannot gain according to the weight। फिर developmental delay, megaloblastic anemia, refractory to folate and B12। अगर एक बंदा है उसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, या तो उसका मतलब यह है कि B12 की वजह से है या B9 की वजह से है। लेकिन अगर आप एक अनीमिया के अंदर मेगालोब्लास्टिक ही है बट आप बाहर से B12 और B9 देते रहेंगे बट स्टिल इट इज नॉट वर्क प्रॉपरली, इट्स मीन इट मे बी ओरोटिक एसिडूरिया। तो उसमें हम ओरोटिक एसिड फिर यूरिन के अंदर ओरोटिक एसिड यूरिन में चेक करते हैं। और इसमें नो हाइपर अमोनीमिया आर्निथिन ट्रांसकारोमालेज वेट पारेट विल डिस्कस इन बायोकेम। हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राई एसीटेट जगह, ताकि इस एंजाइम को हम मतलब बाईपास कर सके। तो आप लोग को इसका पाथवे का पूरा सिग्निफिकेंस से कहूंगा, पूरी पाथवे A to Z से कहूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। फिर एक होता है नॉन मेगालोब्लास्टिक, ये भी मैक्रोसिटिक अनीमिया है इन विच डीएनए सिंथेसिस इज नॉर्मल। इसमें डीएनए सिंथेसिस जो होती है वो इम्पेयर्ड नहीं होती, सो दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन इसमें क्रोनिक अल्कोहल वर यूज एंड लीवर डिजीज, आरबीसी विल बी बिग इन साइज विदाउट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। क्योंकि जो मेगालोब्लास्टिक है इसमें जो आरबीसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, आरबीसी इज इंक्रीज इन साइज बट देयर इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। लेकिन जो नॉन मेगालोब्लास्टिक है इसमें भी आरबीसी मैक्रोसाइटोसिस होती है, लेकिन याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इसमें जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है, वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके अंदर आते हैं कि जनाब डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया क्या है? इट इज अ कंजेनिटल फॉर्म ऑफ प्योर रेड सेल एप्लीजा। इसमें प्योरली जो आरबीसी है वो प्रॉपरली नहीं बनते, वर्सेस फेनकोनी अनीमिया, विल डिस्कस इट।
विच काजेस पैनसाइटोपिनिया। अब देखिए फिनकोनी अनीमिया ये भी बच्चों में होता है, डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया ये भी बच्चों में होता है। चले जी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बोन मैरो, ये क्या है? बोन मैरो। अब सवाल ये है, बोन मैरो के अंदर आप लोग को पता होना चाहिए कि आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी क्योंकि माइलॉइड सीरीज हमने पढ़ा है, और द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती है। अब सवाल ये है कि अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि अगर एक बंदा है उसमें सिर्फ आरबीसी की लेवल कम हो जाए, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्योर रेड सेल एप्लेजिया। लेकिन अगर ये भी कम है, ये भी कम है, और ये भी कम है, इट्स मीन के यहाँ पे लिखता हो ऑल सेल लाइन डाउन, जितनी सेल लाइन से वो सारी कम है, दैट इज पेन साइटोपिनिया। उसका नाम क्या है? पेन। तो ऐसा अनीमिया जिसमें सिर्फ प्योर रेड सेल एप्लेजिया हो बट नॉट अफेक्टेड आर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, दैट इज डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें पेन साइटोपिनिया है, दैट इज फेनकोनी अनीमिया। इसमें रैपिड ऑनसेट अनीमिया विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ ड्यू टू इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन एरिथ्राइड प्रोजेनिटर सेल। इसमें इंक्रीज एचबीएफ बट टोटल डिक्रीज एचबी। शॉर्ट स्टेचर का होता है, हाइट, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी, इसकी फेशियल अपीयरेंस एबनॉर्मल होती है, एंड अपर एक्सट्रीमिटी मालफॉर्मेशन, ट्राइफिलेंजियल टर्म। देखिए तम के अंदर फिलेंजिस कितनी होती है? तम के अंदर दो फिलेंजिस होती है। जिस तरह जितने भी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इन सब के अंदर तीन तीन फेलेंजेस हैं, लेकिन थंब में नॉर्मली टू फेलेंजेस हैं। लेकिन डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज नोन एज टू फेलेंजेस। बट अगर इसमें ट्राई फेलेंजियल आ जाए, दैट इज मोस्ट लाइकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज दैट इज डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया, उसमें ट्राई फेलेंजियल थंब होता है। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मोसिटिक अनीमिया। वेरी वेरी, तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, गौर से सुने, मैक्रोसिटिक, ऐसा अनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो। अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए एग्जाम में और उसमें यह लिखा है कि MMA मिथाइल मिलोनिक एसिड नॉर्मल है, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, प्लीज ऑलवेज थिंक अबाउट दैट इज कॉल्ड ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। अगर एक पेशेंट है उसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, उसमें MMA ज़्यादा है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, always think about that is called B12 deficiency, that is very important। अगर प्योर रेड सेल एप्लेजिया है, नॉन मेगालोब्लास्टिक, दैट इज डायमंड ब्लैक पेन अनीमिया, और अगर किसी में पेन साइटोपिनिया है, थिंक अबाउट दैट इज नोन एज फिनकोनी अनीमिया। ठीक है जी। अब आते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। ये वो अनीमिया है जिसमें अगर हम एमसीवी को देखते हैं दैट इज 80 to 100। अब नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया क्लासिफाइड एज नॉन हीमोलाइटिक एंड hemolytic as we discussed. The hemolytic again classified into the cause of hemolysis. It may be intrinsic or extrinsic to RBC by the location of hemolysis। अगर आरबीसी की हीमोलाइसिस वेसल से बाहर होती है तो एक्स्ट्रावास्कुलर है, अंदर होती है तो इंट्रावास्कुलर। hemolysis can lead to increased LDH, reticulocyte, unconjugate bilirubin, pigmented gallstone and urobilinogen in urine। वाई जो अनकंजुगेट बिलिरुबिन है यही जाके फिर गल ब्लैडर के अंदर सेचुरेट होते हैं, एंड दीज कैन कॉज गॉल स्टोन। ये क्या करा सकते हैं? गॉल स्टोन करा सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक एक्स्ट्रा वस्कुलर पर एंट्रा। एक्स्ट्रा वस्कुलर में जो आरबीसी है इसकी बाहर लाइसिस होती है, लाइसिस होने के बाद अनकंजुगेट बिलिरुबिन ये लीवर में जाते हैं ताकि वो कंजुगेट करे, बट ये लीवर पे इतने ज्यादा बोझ बन जाता है कि वो कंजुगेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और कुछ अनकंजुगेट कंजुगेट हो जाते हैं और वो यूरोबिलिनोजन के जरिए फिर कुछ यूरिन में जाते हैं, यूरोबिलिनोजन के जरिए कुछ स्टूल में जाते हैं, स्टर्कोबिलिनोजन के जरिए। लेकिन अगर वेसल के अंदर हो, वेसल के अंदर हो तो रेड ब्लड सेल की लाइसिस होगी तो हीमोग्लोबिन निकलेगी, हीमोग्लोबिन से डी डायमर निकलती है, और ये जो डी डायमर है दैट इज अटैच्ड टू अ प्रोटीन नोन एज हेप्टोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन। अब मैं अब यहाँ पे अपना डायग्राम ड्रा कर दूँ, दिस फॉर एग्जाम्पल वेसल, इस वेसल के अंदर याद रखे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी। अगर इस आरबीसी की लाइसिस हो जाए तो फिर इससे हीम निकलेगी। अब जो हीम है इट इज टॉक्सिक। अब इस हीम को बाइंड करने वाला जो वेसल के अंदर प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड हेप्टोग्लोबिन। ये क्या होता है? हेप्टो।
तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऐसा अनीमिया जिसमें फ्री हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम होता है, वो इंट्रावस्कुलर है, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द वेसल। तो प्लीज रिमेंबर दीज आर द सुपर सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट्स यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके अंदर आता है इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, वो हमारे पास कौन कौन सी है। इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस में हेप्टोब्लेक कम, शिस्टोसाइड ज्यादा होगी, करेक्टरिस्टिक हीमोग्लोबिन यूरिया एंड हीमोसिट्रीन यूरिया। क्योंकि जब वेसल के अंदर ब्लीडिंग होगी, लाइसिस होगी, तो जो हीमोग्लोबिन वेसल में निकलेगी वो किडनी में जाएगी और वाया द यूरिन बाहर निकलेगी। तो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रीन यूरिया एंड यूरोबिनोजिन इन यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है ना पीएनएच, पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, विल डिस्कस इट। एक्स्ट्रावास्कुलर में जो मैक्रोफेज स्प्लीन के अंदर दे क्लियर आरबीसी, और स्प्लीनोमेगेली होगी, स्पीरोसाइट होगी, और ये हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया होती है, ठीक है जी। बट देयर इज नो हीमोग्लोबिन यूरिया एंड हीमोसिट्रीन यूरिया। इसका मतलब यह है कि ऐसा अनीमिया जिसमें चार चीजें किसी ने याद की है तो वो गलत नहीं होंगे। चार चीजों में क्या है। नंबर वन, अनीमिया करेक्टराइज बाय डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, इंक्रीज शिस्टोसाइट हेलमेट सेल, but increase hemoglobin urea and hemosidrin urea, think about intravascular hemolysis। लेकिन अगर हम इसको ऐसा देखें कि ऐसा अनीमिया जिसमें स्प्लीनोमेगेली बट नो हीमोग्लोबिन यूरिया, नो हीमोसिट्रीन यूरिया, बट रादर देन देयर इज यूरोबिनोजिन इन यूरिन प्लस जॉन्डिस, थिंक अबाउट एक्स्ट्रावास्कुलर hemolysis। अब इंट्रावास्कुलर एक्स्ट्रावास्कुलर अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो आप लोग को ये चीज़ें फिर मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोग इस टॉपिक को देखें, व्हाट इज मेंट बाय अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि इन्फ्लेमेशन जब होती है बॉडी के अंदर, इट रिलीजेस इंटरल्यूकिन 6। दिस इंटरल्यूकिन 6 is an inflammatory mediator. It releases hepcidin from the liver, and this hepcidin goes and they bind to ferroportin on the mucosal cell of intestine, and then it decrease the release of iron from macrophages and decrease iron absorption from gut। इसका मतलब यह है आसान लफ्जों में, ये छोड़े, नॉट इम्पोर्टेंट। अगर क्रोनिक डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इन डिजीज के अंदर लाइक इन्फेक्शन है क्रोनिक, न्यूप्लास्टिक कैंसर है, किडनी डिजीज, ऑटो इम्यून, रूमेटॉइड, इन सब के अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ये सेंटेंस आप लोग याद करें मोर देन इनफ। बैक्टीरिया नीड नीड बॉडी आयरन। असल में इन इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियाज को बॉडी आयरन चाहिए फॉर सर्वाइव। तो होता यह है कि इन इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए आयरन चाहिए, और जो आयरन हम बॉडी में लेते हैं वो फिर हेप्सिडिन क्या करती है, उसको हाइड करती है। और मतलब ये हेप्सिडिन बैक्टीरिया को आयरन नहीं छोड़ती, उसकी वजह से जब हम आयरन लेते हैं और वो हेप्सिडिन बैक्टीरिया की वजह से हाइड करती है, तो उससे ओवरऑल आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और हम हाइड करते, स्टोर करते, तो फेरेटिन ज़्यादा होगी, एबीसी कम होती है। और ये नार्मोसेटिक भी हो सकती है और माइक्रोसेटिक, ये मैंने पहले बताया था। और हम अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे, जब तक अंडरलाइन काज ठीक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी। The most common drug used for to correct anemia in chronic kidney disease, that is called erythropoietin. So erythropoietin is a drug which can give from outside and that correct anemia, especially in case of chronic kidney disease। यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज aplastic anemia, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस पे मैं जोर डालूंगा क्योंकि दिस मच मच इंपॉर्टेंट। फेलियर और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल लीडिंग टू रिड्यूस वॉल्यूम फ्रॉम इनसाइड डायफाइसिस। इसका मतलब क्या है, रिड्यूस वॉल्यूम फ्रॉम इनसाइड डायफाइसिस मीन एप्लास्टिक अनीमिया को आराम से इस तरह कह सकते हैं, इट इज द अनीमिया यूजुअली अमूमन तौर पे रिजल्ट फ्रॉम बोन मेरो सप्रेशन, ये बोन मेरो सप्रेशन से होती है। अब यहाँ पे इसकी बोन मेरो सप्रेशन, इनकी काजेस क्या है। एक तो याद रखें मेजोरिटी इन द केसेस एप्लास्टिक अनीमिया की जो एग्जैक्ट काज है वो हमें पता नहीं होती, इट इज इडियोपैथिक। लेकिन फिर भी रेडिएशन, वायरल एजेंट, ईबीवी, एचआईवी, हेपेटाइटिस वायरस, फिनकूनी अनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट है, और बोन मेरो फेलियर। फिनकूनी अनीमिया, जो फिनकूनी अनीमिया है इसमें पेनसाइटोपिनिया होता है, ठीक है जी। और इसमें कॉमन एसोसिएटेड फाइंडिंग इंक्लूड शॉर्ट स्टेचर, कैफे ऑल स्पॉट, थंब एंड रेडियल डिफेक्ट, प्रीडिस्पोजिशन टू मैलिग्नेंसी। जो फेनकोनी अनीमिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
DNA repair defect, and it is autosomal recessive, leading to pancytopenia. The patient presented with short stature, cafe all parts, thumb or radial defect, and these patient has a greater risk for malignancy. हम लोग को पहले बताया कि some condition we don't know the cause and some drugs, benzene, chloramphenicol, alkylizing agent and एंटी मेटाबोलाइट। अब इसमें क्या होता है, प्लास्टिक अनीमिया में जब बोन मेरो सप्रेस होती है तो रेटिकुलोसाइट आरबीसी प्रोडक्शन कम होगी, तो रिलेटिवली किडनी सेंस करेगी, एरिथ्रोपोइटीन बढ़ाएगी। वाई? इसकी वजह यह है कि जब रेटिकुलोसाइट कम होगी, आरबीसी कम बनेगी, तो फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आर्गन को कम होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी को किडनी सेंस करती है, इट विल रिलीज एरिथ्रोपोइटीन। पैनसाइटोपिनिया characterized by anemia, decrease RBC, leukopenia, decrease WBC, thrombocytopenia, that is decrease platelets, versus aplastic crisis which cause anemia only। aplastic crisis का मतलब प्योरली अनीमिया है, और पैनसाइटोपिनिया में ये तीन होते हैं। नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी, सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सेल देखे 10 सेल बोन मेरो बनाएगा और 10 ब्लड में जाएंगे, लेकिन अब सेल 10 जाएंगे नॉर्मल, अब बोन मेरो सप्रेस हो गई, 10 की बजाय अब 5 जा रहे हैं, तो नंबर कम होगी। नंबर पे असर पड़ता है लेकिन साइज पे असर नहीं पड़ता। और सेल जब बोन मेरो सप्रेस है, देयर इज हाइपोसेल्युलर, बोन मेरो जो है वो सेल कम बनाएगी, हाइपोसेल्युलर फैटी इन्फिल्ट्रेशन। सिम्टम में फटीग, मलेज, पेलर, दिस बिकॉज ऑफ अनीमिया, पर्प्यूरा, म्यूकोजल ब्लीडिंग, पेटिके बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ लो WBC। हम ट्रीटमेंट में विड्रॉल द ऑफेंडिंग एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव रेजिमेन लाइक एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, साइक्लोस्पुरिन, बोन मेरो एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर हम बोन मेरो एक सेम स्पीशीज से दूसरे में ट्रांसप्लांट करें, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो उसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। आरबीसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और बोन मेरो स्टिमुलेशन, GMC एंड CSF, ये हम बाहर से देते हैं। ये ड्रग की तौर पे देते हैं और ये बोन मेरो को स्टिमुलेट करते हैं। और एनी हाउ वी विल ट्राई टू इंक्रीज द RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स प्रोडक्शन। सो होप यू एंजॉयड दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। प्लीज जिन लोगों को समझ आई है और इससे मुतमईन है और खुश है, दे कैन कमेंट्स में। जज़ाकल्लाह।